सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, मोर देन वन टर्म्स दिए गए हों। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जब सिंगल टर्म दिया गया होगा तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म्स दिए गए होंगे उसको बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल तीन टर्म्स दिए गए हों। तो हमारे जो सिलेबस में है हम लोग को क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल्स में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। देखो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स पे। जैसे मान लो अगर सिर्फ 2x लिखा है तो ये मोनोमियल है, 2x + 3y बाइनोमियल है, दो टर्म्स लिखे गए हैं। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो डिग्री के बेसिस पे पढ़ना है। डिग्री के बेसिस पे क्या होता है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, हमें डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है। ये हमारा मोनोमियल होता है जब सिंगल पावर हो, ठीक है, और एक टर्म लिखे गए हो। पावर और भी हो सकता है, कोई इसमें वो नहीं है, टर्म्स है यहाँ पे, दो टर्म्स लिखे गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। तो हमें इस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है अभी। हमें जो क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो बेस्ड ऑन डिग्री पढ़ना है। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है, ध्यान से सुनना इस चीज को, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो किसी भी वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल px, ऐसे लिखा जाता है p का मतलब है पॉलिनोमियल, x का मतलब है इन x। पॉलिनोमियल इन x मतलब इनपुट वेरिएबल कौन है हमारा, x है, इनपुट x है हमारा। पॉलिनोमियल इन x अगर लिखा गया है x + 3, पॉलिनोमियल इन x = x² + 3, पॉलिनोमियल इन x = x³ + 3x² + 5। ठीक है, यहां पर वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल ये है x वेरिएबल होता है और 3 क्या है, कांस्टेंट है। ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये कांस्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं बोलते हम, यहाँ क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। x² का कोफिशिएंट है ये। ठीक है, जब कोई भी x y z न लगा गया हो, सिंपल एक नंबर लिख करके दिया गया हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलते हैं। और अगर उसके साथ x y z मल्टीप्लाई में आया होगा तो उसका नाम कोफिशिएंट बोला जाता है। ये क्या है, 3, कोफिशिएंट ऑफ x² है। x³ का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 0 नहीं बोलेंगे, 1 है। यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, x है क्या, इस एक्सप्रेशन में कहीं x लिखा गया है, x नहीं है, इसका मतलब 0 होगा। 0 में x का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो गायब हो गया होगा। जब कोई भी वेरिएबल नहीं हो तब उसका कोफिशिएंट कितना होता है, 0 होता है। और अगर वेरिएबल लिखा गया है उसके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी गई है तो 1 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाई होकर नंबर आता है। किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ मतलब कांस्टेंट के साथ कुछ न लिखा गया हो वेरिएबल तो उसको हम लोग कांस्टेंट तब पढ़ते हैं। बात समझ आ गई? जब डिग्री 1 हो, यहाँ पे डिग्री कितना है, 1 है। जब डिग्री 1 होगा तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो ग्राफ बनता है वो बाबू क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जब डिग्री 2 हो, डिग्री कितना है, 2 है कि नहीं है, डिग्री 2 होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जो ग्राफ बनता है वो यू शेप का बनता है, यू शेप्ड ग्राफ बनता है जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है, पैराबोला। ठीक है, अभी आ रहा हूँ, कितने सॉल्यूशंस वगैरह होंगे उस पर भी आ जाएगा। डिग्री कितना है, 3 है। इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके आगे कोई बात नहीं की जाएगी इसके ऊपर। हमारे सिलेबस में यही दोनों चीजें हैं, एक है लीनियर पॉलिनोमियल और एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या क्या हमारे सिलेबस में है, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे किया जाता है, पॉलिनोमियल सॉल्व कैसे किया जाता है, तो वही अगला जो हमारे पास टर्म आता है वो आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ही बोलो इसको, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है जीरो निकालना हमें, पॉलिनोमियल का जीरो। इसी को और भी नाम से हम लोग जानते हैं, जीरो को रूट भी बोला जाता है और सॉल्यूशन भी बोला जाता है, रूट भी बोला जाएगा और सॉल्यूशन भी बोला जाएगा। सॉल्यूशन रूट जीरो का मतलब क्या हुआ, ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखा दे, सही है।
और अगर LHS RHS नहीं है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखा गया, तो उसकी वैल्यू को जीरो कर दे वो, इसीलिए नाम उसका रखा गया था जीरो। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? वैल्यू ऑफ एक्स या वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfies the given polynomial, which satisfies the given polynomial। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है LHS को क्या कर दे, RHS के बराबर कर दे, अगर LHS RHS है तो, नहीं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, वो जीरो कर दे, नहीं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। अरे जब भाई LHS RHS मतलब सिर्फ यही लिखा गया है, इसका मतलब इसके इक्वल में जीरो रहा होगा। अरे जब कुछ नहीं तो जीरो, जब गायब है तो जीरो रहेगा। इतना याद रखो, जो चीज़ नहीं है, गायब है, तो जीरो रहता है वहाँ पे, और अगर कोई चीज़ है तो उसके साथ वन लगा होगा। तो ये इसके आगे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन लिखा गया है कि नहीं? अरे इसको LHS मत बोल देना भाई, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये LHS नहीं है। यहाँ पे ये मत बोलना ये LHS है या RHS है सर। LHS RHS तब आता है जब दोनों तरफ वैल्यूज लिखी गई हो। यहाँ पे ये वैल्यू लिखा गया है क्या? ये नॉमेनक्लेचर है कि हम लोग पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। LHS RHS का मतलब होता है दोनों तरफ वैल्यूज लिखी गई हो कुछ ना कुछ, तब LHS RHS होता है। यहाँ पर ये मत चिल्ला कर देना ये LHS है सर, ये RHS है। ये वैल्यू है क्या? ये वैल्यू है नहीं, ये सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर है, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है। अब चाहे इसको LHS बोलो, चाहे तुम इसको RHS बोलो, बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा सवाल इसी पर आता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको एकदम अच्छे से समझ के रखो। जीरो का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऐसी वैल्यू जो उसको क्या कर दे, जीरो कर दे। अब कैसे निकाला जाएगा जीरो निकालने की विधि? जीरो निकाला कैसे जाएगा? जीरो भी लिख सकता है, रूट भी लिख सकता है, और सॉल्यूशन भी लिख सकता है। तीनों में से कोई वर्ड लिख कर आएगा, बट तुम्हारे सिलेबस में जीरो वर्ड यूज किया जाता है। क्लास 10th में जीरो वर्ड यूज किया जाएगा। हायर क्लास में जाओगे तो रूट या सॉल्यूशन लिख करके देगा। जैसे बचपन से क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, सॉल्व फॉर एक्स लिखते थे या सॉल्व लिखते थे। सिर्फ अगर ऐसे लिख करके आ गया एग्जाम में, सॉल्व x प्लस 3 px इक्वल्स x प्लस 3, ऐसे लिख करके आ गया, समझ जाना x की वैल्यू निकालनी है। जब भी क्वेश्चन में सॉल्व, रूट, जीरो वर्ड का यूज हो जाए, समझ जाना किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालनी है। x लिखा हो, y लिखा हो, z लिखा हो, जो भी लिखा हो, उसकी वैल्यू निकालनी है। और ऐसी वैल्यू निकालनी है जो पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे। इसीलिए इसका नाम भी जीरो रखा गया था। एक ऐसी वैल्यू ऑफ x जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। अब कैसे निकाला जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है सर कैसे निकाला जाए। सपोज करो मैं इसी को लेके चल रहा हूं, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है क्या, x प्लस 3, और मुझे यहाँ x की वैल्यू ऐसे निकालनी है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। क्या लिखा हूं, px जीरो हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही मान लेते हैं जीरो। सब्स्टिट्यूशन नहीं है यार, वो अगले में है। इसको मैं पहले ही जीरो मान लूंगा। अरे भाई जहां मुझे पहुंचना है पहले ही मान लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर px को मैंने बोला ही ऑलरेडी कि जीरो का मतलब होता क्या, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब px को क्या कर दे, वो जीरो कर दे। मैं पहले ही px को जीरो मान लेता हूं। और px की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3 है कि नहीं है? यहाँ रखूंगा x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। और देखो भी ध्यान से, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हो, -3 + 3 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो इसको जीरो निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, तुम पहले ही क्या करो, पॉलिनोमियल को जीरो मान लो। पहले ही पॉलिनोमियल को जीरो मान लो, वहां से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है इससे, वैल्यू निकालने के लिए, जीरो की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जीरो कैसे निकालेंगे, पहले ही तुम जीरो मान लेना और उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, अपने आप x की वैल्यू निकलेगी। जीरो का मतलब x की वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू। अब देखो जरा ध्यान से समझना इसको। अब इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया जाएगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि सर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है और पैराबोला बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं। अब अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो मैं उसको प्लॉट तो कर सकता हूँ। अरे ग्राफ पेपर पे स्ट्रेट लाइन बनाना सीखे होंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो यहीं से बोला गया कि सर एक पॉलिनोमियल में इनपुट वेरिएबल होता है और ये क्या है, आउटपुट वेरिएबल है। इनपुट वेरिएबल है और ये क्या है, आउटपुट वेरिएबल है। तो सर एक ग्राफ बन सकता है हमारा। और याद रखना इनपुट वेरिएबल को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, एब्सिसा पे रखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे। और आउटपुट को कहाँ रखते हैं हम लोग, वाई में। याद रखना मैथ्स का ये रूल है
जो भी इनपुट वैल्यू होगी उसको हमेशा एक्स एक्सिस पर रखा जाता है और आउटपुट को वाई एक्सिस पर रखा जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल बोलते हैं उसको। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या डाउट है, बताओ बताओ। हाँ हाँ आएगा, तो ही वैल्यू आएगी। बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ अब। जैसे मान लो हमारा पास क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास वही लेता हूँ जो अभी लिया गया था, x+3 था, x+3 है कि नहीं है। तो तुम लोग बचपन से एक काम करते आ रहे हो, ऐसे बॉक्स बनाते हो, ऐसे बॉक्स बनाया जाता है। मिनिमम 3 वैल्यूज को लिया जाता है, मिनिमम 3 वैल्यूज को लेना है। ठीक है, और अगर डिग्री 1 है तो मिनिमम 2 वैल्यूज लेके जा सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 2 पॉइंट कोई बताया तो तुम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, एक्स रखते हैं, और यहाँ पे क्या रखते हैं, पी एक्स। देखो अब ध्यान से, सब लोग यहाँ ध्यान से देखना। मैं एक्स की वैल्यू को 0 रख रहा हूँ, जैसे यहाँ 0 रखूंगा, 0+3 कितना हो जाएगा, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जैसे मैं 1 रखूंगा तो 1+3 4, और यहाँ जब 2 रखूंगा तो 2+3 5। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। तुम इसकी वैल्यू को रख रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन ये वैल्यू अपनी तरफ से आ रही थी क्या, ये बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है। ये वैल्यू मैं अपनी तरफ से कुछ भी रख सकता हूं, एक्स की वैल्यू मैं अपनी तरफ से कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन पी एक्स की वैल्यू अपने आप कुछ भी आ सकती है क्या, वो तो बाउंड है ना। यहाँ पे जब मैं 0 रखूंगा 0+3 आएगा, ऐसा नहीं है 4 आ जाएगा। मैं यहाँ की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये वैल्यू डिपेंडेंट है कि नहीं है, एक्स पे डिपेंडेंट है। इसीलिए बोला जाता है एक्स को इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं हम लोग, इनपुट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। इनपुट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, इनपुट, इसीलिए इसका नाम देते हैं इनपुट वेरिएबल, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को पुट कर रहा हूं, मैंने पुट किया। लेकिन पी एक्स क्या है, डिपेंडेंट है कि नहीं है, अरे ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, या इसी को हम लोग आउटपुट भी बोल सकते हैं, आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल भी बोला जा सकता है इसको। और एक बात याद रखना, इनपुट वेरिएबल को हमेशा हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और आउटपुट वेरिएबल को हमेशा हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, सही है। मैं प्लॉट कर रहा हूं इसको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 0 पर 3 है, ये एक्स एक्सिस 0 पर कितना है, 3 है, यहां पर कहीं आएगा 3, थोड़ा और नीचे रखते हैं, यहां पर आएगा कहीं पे 3, 1 पे कितना है, 4 है। एक्स एक्सिस, एक्स को हम लोग एक्स एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं, 1 पे कितना है, 4 है, यहाँ पे कहीं आएगा, और 2 पे कितना है, 5 है, कुछ यहाँ पर आएगा। जब इस तीनों लाइनों को मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं, और ये ग्राफ को यहाँ कट किया है कि नहीं कट किया है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि जीरो का मतलब होता क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा जीरो का मतलब क्या होता है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जहां पे पी एक्स 0 हो जाएगी नहीं। पी एक्स 0 होने का मतलब क्या हुआ, पी एक्स कहां पे तुम प्लॉट कर रहे हो, वाई एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस 0 हो जाए। वाई एक्सिस 0 होने का मतलब क्या होता है कि पॉइंट कहां पर होगा, वाई एक्सिस 0 होने का मतलब पॉइंट कहां पर होता है, एक्स एक्सिस पे होता है कि नहीं। वाई एक्सिस 0 होने का मतलब होता है कि पॉइंट कहां पर होगा हमारा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो बाबू एक्स एक्सिस पे चलते रहोगे तो यही पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। ये इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो चुका है। देखो ध्यान से, इस वाले पॉइंट को अगर तुम देखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, इस वाले पॉइंट को देखोगे तो इस पे भी वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, इस वाले पॉइंट को देखोगे तो इस पे भी वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ इस पॉइंट को देखोगे इसका भी वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं है। लेकिन इकलौता यही एक पॉइंट है जिसका कोई वाई कोऑर्डिनेट नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस में डिस्टेंस नहीं चला है वो। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ग्राफ जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करता वही 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पे पी एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। और यही तो डेफिनेशन बोलता था, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी यही होता था कि जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ पे एक्स तो मिलेगा ना मुझे। देखो ये ओरिजन है, इधर चलेंगे प्लस एक्सिस, इधर चलेंगे माइनस एक्सिस, तो माइनस का कुछ तो वैल्यू मिल रहा है ना, सपोज करो 3 मिल रहा है,
सपोज करो 3 मिल रहा है, तो -3 तो मिल रहा है ना हमको, -3 पे वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो एक बात को अब दिमाग में बिठा कर रखना कि जब भी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट किया, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट विल बी ऑन एक्स एक्सिस। ये बात तुमको बचपन में पढ़ाई गई होगी, पॉइंट विल बी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट होगा। ये बात तुमको पढ़ाई गई होगी, समझ में आ रहा है क्या बात। अगर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स वाला। और अगर इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 0 हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या चाहिए होता है, पी एक्स 0 चाहिए होता है। हमें चाहिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, और पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पे ही 0 होती है। समझ में आया हो, ठीक है, नहीं तो रट लो बस इसको कि एक्स एक्सिस पर अगर जितनी बार ग्राफ कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे मैं एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, ये एक ग्राफ बनाया मैंने, ये ग्राफ है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई कि नहीं है, क्योंकि इसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, एक्स और ये इनपुट होता है। यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई कि नहीं हुई है, यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई है, यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई है। और जहाँ पॉलिनोमियल 0 होता है वहाँ पर एक एक्स की वैल्यू मिलेगी हमको, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही है ये। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3 जीरोज हो गए। जितनी जगह पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उसका रीजन यहाँ तुमको मैंने समझा दिया है, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमारा पी एक्स 0 हो गया। और पी एक्स 0 बाई डेफिनेशन हम बोलते हैं जीरोज को ही। पी एक्स अगर 0 हो गया है, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो गई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज, उसी को जीरोज बोला जाता है। बात समझ में आया है, किसी कोई डाउट है क्या इसमें। शकल तो इसे बना के बैठे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, नींद आ रही है, चोरी का दूं, आंख से साफ लग रहा है कि अभी अभी सो करके उठ के भागे हैं सब। नहीं, अब एक एक करके इक्वेशंस की बात कर लेते हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स की। जब लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया हो, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जनरल इक्वेशन जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो होता है पी एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी। ये जनरल इक्वेशन है, इसका ये जनरल इक्वेशन होता है। यहाँ पे नंबर्स आ सकते हैं, ए और बी क्या होते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, नंबर्स होंगे यहाँ पे। जैसे अभी लिखा गया था x+3, 2x+3, 3x+5, ऐसे करके नंबर्स लिखे गए होंगे। अब इसका जो जीरोज होता है, जीरो जो होगा वो क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 लिखते हैं कि नहीं, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/a। तो इसका 0 डायरेक्ट याद रखा करो फॉर्मूला, -b/a हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर पॉलिनोमियल दिया गया है तुमको 2x+3, तो इसका 0 क्या हो जाएगा, -b/a, मतलब -3/2, -3/2। ये a है और ये b है, तो -b/a। चाहे तो तुम सॉल्व कर लेना इसको, चाहे तो तुम इसको सॉल्व कर लेना, इक्वल टू 0। ये जब इधर जाएगा तो -3 बनाएगा, 2x इज इक्वल टू -3, और ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -3/2। ठीक है। अब यहां से एक चीज हम लोग और बोल सकते हैं कि सर जितनी डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, क्योंकि उतनी बार ग्राफ कट करेगा, उतनी जगह पे ग्राफ क्या करने वाला है, कट करने वाला है एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो बस लीनियर में इतना ही होता है हमारा। अब हमारा जो मेन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 2 हो जाए इसकी, मतलब इसका जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a b और c क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, नंबर्स लिखे गए होंगे। ठीक है, इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, जिसको मैं एक को अल्फा बोलता हूं और एक को बीटा बोल देता हूं। एक को अल्फा बोला जाता है और एक को बीटा बोला जाता है, नाम है बस, जैसे नाम है, ये सिर्फ अल्फा और बीटा बोल दिया गया। तुम्हारी मर्जी, तुमको नहीं अल्फा बीटा बोलना, x1 x2 बोल दो, तुम उसको x x' बोल दो, तुम्हारी मर्जी है वो। लेकिन सारी दुनिया अल्फा बीटा यूज करती है, इसलिए हम लोग भी अल्फा बीटा ही यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो 2 आंसर आएंगे, x की 2 वैल्यू जाएंगी, क्योंकि ग्राफ क्या बनेगा इसका, पैराबोला बनता है यू शेप का, तो एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास 2 होता है।
ठीक है, एक होगा तुम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, और एक होता है सिरधाराचार्य से, और एक और होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया जाएगा तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको इसको सॉल्व नहीं करना होता है, यहाँ पे हमको सॉल्व नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्ड का यूज कर देगा, समझ जाना इसको सॉल्व नहीं करना है तुमको, सिर्फ क्या करना है, रिलेशन स्टेब्लिश करना है, रिलेशन हमको बना करके देना है। जैसे इसी को मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मान लो कि एग्जाम्पल लिया मैंने, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग को क्या निकालना होता है, सबसे पहले तो x और वो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है हमको, या रिलेशन स्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं तुम्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको पूरा डिटेल में नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हो गया, पहले चलो इसको समझ लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये 6 जो लिखा गया है, 6 जो लिखा गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स में तोड़ते हैं। क्यों उसी को तोड़ा जाता है, उसका रीजन समझ लो। पहले मैंने क्या बोला, अल्फा और बीटा एक्स की वैल्यू आएगी कि नहीं, जीरोज है ना, 2 जीरोज है, और जीरोज किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा बोल सकता हूं। जब इसको इधर लेकर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई जब इसको इधर लेकर आओगे तो एक्स माइनस अल्फा, यहाँ 0 बचा, इसको जब इधर लाओगे तो एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 बचेगा। दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, एलएचएस से मल्टीप्लाई होगा और आरएचएस से मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत। अब इसको एक्सपेंड करो, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा 0 इंटू 0 0 हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स दिख रहा है कॉमन लूंगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा कि नहीं। तो ये भी हमारा इक्वेशन बनता है किसका, क्वाड्रेटिक का। ये भी इक्वेशन बनता है क्वाड्रेटिक का। अल्फा और बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज है कि नहीं है, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो ये भी इक्वेशन हम लोग बनाते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहीं से हमको एक बात समझ में आती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहीं से एक बात हमको समझ में आती है कि सर जो यहाँ नंबर लिखा गया होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो प्रोडक्ट है दो लोगों का, जीरोज का प्रोडक्ट है, मतलब किसी भी दो नंबर्स का वो प्रोडक्ट है कि नहीं है। यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है, जो कांस्टेंट नंबर लिखा गया है, ये प्रोडक्ट है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये 6 को तोड़ो ऐसे कि दो नंबर का प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो। बात समझ में आई, क्यों इस नंबर को तोड़ा जाता है, प्रोडक्ट में क्यों तोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमको पता चलता है कि कांस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में है। तो 6 को जब तोड़ोगे तुम प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो क्या 1 इंटू 6 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, और 6 इंटू 1 6 होता है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, दो नंबर को गुणा करके प्रॉपर रियल नंबर्स, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, रूट 6 भी होता है। देखो एक और पॉसिबिलिटी है, अगर सारी पॉसिबिलिटी ले चलें, रूट 6 इंटू रूट 6 भी तो 6 होगा। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी, सही है। अब सर उसके बाद क्या देखते हैं, जो x के साथ लिखा गया होता है वो सम ऑफ जीरोज होता है कि नहीं। जो भी यहाँ पे तुमने प्रोडक्ट में जो भी दो फैक्टर्स को निकाला था, उन दोनों को जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए, सही है। अब दोनों को जोड़ो, सबसे पहले यहाँ देखो प्लस का साइन लगाया गया है। प्लस का साइन कब आता है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे प्लस कब आएगा, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। दो नंबर्स अगर प्लस हैं तो भी प्लस आएगा, और दो नंबर माइनस हैं तो भी प्लस आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई -2 इंटू -3 करोगे तो भी प्लस का 6 आएगा, 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्लस आया है, दो नंबर्स को गुणा करने पे प्लस आया है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही नंबर या तो प्लस हैं या तो दोनों ही नंबर माइनस हैं। ठीक है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। मैं सबसे पहले पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ कि दोनों नंबर क्या है हमारे, प्लस हैं। या तो ये भी हो सकता था -1 इंटू -6, या हो सकता था -2 इंटू -3, या हो सकता था -3 इंटू -2, या हो सकता था -6 इंटू -1, या हो सकता था -√6 इंटू -√6। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं।
अब क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को जोड़ने पर हमारा ये बीच वाला टर्म आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट। दर देख लो भाई, पहले लिख रहा है, पहले समझना। पहले यहां पर दोनों फैक्टर्स को जोड़ने पर एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट यहां क्या लिखा है, प्लस लिखा है कि नहीं? एक्स का कोफिशिएंट प्लस लिखा है। दो निगेटिव नंबर को जोड़ने पे कभी प्लस आएगा क्या, सिंबल? -2 और -1 और -6 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, -7 आता है कि नहीं आता है? क्या प्लस आएगा कभी भी? नहीं। लेकिन यहां पे प्लस लिखा गया है कि नहीं? प्लस तभी आता है जब दोनों पॉजिटिव नंबर जुड़े होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करने वाली है। सही। अब जोड़ना शुरू करो। 6 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आता है, 7। यहां क्या लिखा है, नहीं होगा। 2 और 3 को जोड़ने पे कितना आता है, ये हमारा पॉसिबिलिटी है। 3 और 2 जोड़ने पे ये भी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। √6 जोड़ने पे 2√6 आता है, ये भी हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारी पॉसिबिलिटी है 2 या 3, 2 या 3 हो सकता था, बस कुछ नहीं। 5x को क्या लिख दो, 2x प्लस 3x प्लस 6। यहां भी x है, यहां भी x है, कॉमन लिया जा सकता है, x प्लस 2। याद रखना, कॉमन तभी लोगे जब बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा होगा। मल्टीप्लाई का साइन होता है तो कॉमन नहीं ले पाते। बोलो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 2 करो चाहे 2 + 3 करो, बात वही है। हर क्वेश्चन में सेटिस्फाई करेगा। अरे करवाऊंगा, और क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, उसमें टेंशन नहीं है। देखो सबको पता है 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। हाँ, अगर यहाँ माइनस लगा होता तब थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। बड़े वाले नंबर के साथ माइनस लगाएंगे। तुम आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कहीं लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, x + 2 प्लस यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है कि नहीं है? 6 के अंदर 3 छिपा होता है, 3 × 2 = 6, तो 3 को कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से बचेगा x, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, इसमें 3 से डिवाइड किया तो ये गायब हो गया, x बचा, प्लस प्लस ही रहेगा, और यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा। अब ध्यान से देखो, फिर बीच में प्लस प्लस आया कि नहीं आया? जब भी बीच में प्लस और माइनस आएगा तभी तुम कॉमन ले सकते हो, इस बात को दिमाग में बिठा कर रखना। जब भी बीच में प्लस माइनस होगा तभी कॉमन लिया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कॉमन नहीं लिया जाता है। ठीक है, यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, फिर से कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं? बाहर खींचूंगा तो खींचने का मतलब डिवाइड करना, डिवाइड करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, बचा कितना, सिर्फ x बचा, फिर से प्लस का साइन, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3, क्योंकि ये तो बाहर जा चुका है। ये दो फैक्टर्स आ गए कि नहीं आ गए? x + 2 और x + 3 फैक्टराइजेशन कर दिया हम लोगों ने। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग को क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। देयरफॉर हमको पता है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 0 का मतलब यही होता है। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी निकाले हो तुम? x + 2 x + 3 = 0। बालबू अब यहाँ ध्यान देना, ये एक नंबर है कि नहीं है? अरे x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4, ये भी एक नंबर है कि नहीं है? दो नंबर का गुणा करने पे 0 कब आता है? दो नंबर का गुणा करने पे 0 कब आएगा? दोनों में से कोई एक 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो 0 आएगा। तो मुझे नहीं पता ये 0 है कि ये 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ईदर x + 2 = 0 और x + 3 = 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और लिखते हैं बीच में, एंड नहीं लिखते हैं, याद रखना, क्योंकि मुझे पता नहीं है। इधर और नीदर नॉर पढ़ाया गया होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। सही है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x = -2 और x = -3, मतलब -2 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। और शुरू में ही मैंने बोला था जितना डिग्री होगा उतने आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं? डिग्री 2 था इसलिए आंसर भी 2 आया। और हमने एक बात और की थी कि सर एक को अल्फा बोला जाता है और एक को एंड बीटा -3। तुम्हारी मर्जी, तुम इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। तुम किसी को भी अल्फा बोलो, किसी को बीटा बोलो, कोई जरूरी नहीं है कि -2 को ही अल्फा बोला जाएगा। तुम्हारी मर्जी, साहिल बाबू, तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहे इसको अल्फा बोलो चाहे इसको अल्फा बोलो, इसको बीटा बोलो चाहे इसको बीटा बोलो, तुम्हारी मर्जी हो टोटल। जरूरी नहीं है कि पहले जो लिखा है वही अल्फा होगा, तुम्हारी मर्जी, किसी को बोलो। अब इसमें जो क्वेश्चन, ये आधा पार्ट सॉल्व हुआ है। उसके बाद क्या बोला था, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमको यहाँ से एक बात पता चल रही है, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, जैसे इस वाले इक्वेशन को मैं इसके फॉर्मेट में रख रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्या लिखा है, ax² + bx + c = 0 लिख दूं, क्योंकि = 0 यहाँ लिखा गया है कि नहीं? मैं a से डिवाइड कर रहा हूँ,
एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर कंपेयर कर रहा हूं मैं। यहाँ क्या लिखा गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा गया है, और यहाँ क्या लिखा गया है, बी बाई ए लिखा गया है कि नहीं, एक्स का कोफिशिएंट। तो तुम बोल सकते हो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो यहां से सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और यहां से कंपेयर करो, अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी बाई ए के। तो अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए के। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा, सी बाई ए के। तो अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां से निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो -2 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -5। फिर निकालना तुम माइनस बी बाई ए निकालना। इस इक्वेशन में देखो बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये -5/1, कुछ नहीं है तो 1 होगा। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, -5 देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। उसके बाद तुम निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, बीटा की वैल्यू कितनी है, -3। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा। प्रोडक्ट के बाद क्या निकालना है, सी बाई ए। हर क्वेश्चन में यही काम करना है तुमको। सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, ए की वैल्यू 1 है, 6। क्या 6 बराबर हो रहा है, तो क्या बोल सकता हूं मैं, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। जैसे तुम इतना काम करोगे 3 नंबर तुमको एग्जाम में दे दिया जाएगा। ठीक है, इससे अधिक क्वेश्चन पूछेगा नहीं इस चैप्टर से, नोट कर लो।